नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 रूपगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन विलियन, उसका अगला पार्ट। उसमें किस प्रकार से विधियों को ज्ञात किया जाता है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्रायोगिक विधियाँ किस प्रकार से होती हैं। देखिए, विभिन्न अणु संख्या गुणों के निर्धारण की प्रायोगिक विधियां। इससे पहले हम सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स देखे थे, जो हमारा अणु संख्या गुणधर्म है उनकी। आज हम बात कर रहे हैं इसकी प्रायोगिक विधियां कि किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न अणु संख्या गुणों को आपेक्षिक दाब अवनमन और प्राशन दाब के निर्धारण की विधियों का पहले हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का सबसे पहले आप एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर एक इस तरीके से जैकेट होती है, बेकमान तापमापी थर्मामीटर होता है, इसमें छिद्र है। इस तरीके से यहाँ से ये कंडेंसर की ओर सघनित्र की ओर जाएगा, उबला हुआ विलायक होता है। तो ये इसका पूरा का पूरा जो उपकरण है, उपकरण को इस तरीके से सेट किया जाता है, उपकरण को इस तरीके से लगाया जाता है। उसके बाद आगे की जो क्रियाविधि है उसको किया जाता है। तो देखिए उसको किस प्रकार से किया जाएगा उसको हम समझते हैं। सबसे पहले लैंड्सबर्गर, सबसे पहले देखिए लैंड्सबर्गर विधि। क्वथनांक फ्लास्क जिसमें विलायक को उबाला जाता है, क्वथनांक फ्लास्क जिसके अंदर विलायक को उबाला जाता है। भीतर की क्वथन नली बॉइलिंग ट्यूब जो मध्य भाग में अंशांकित है, अर्थात जिसके बीच वाले भाग में पैमाना दिया हुआ है। इस नली में एक बेकमान थर्मामीटर है जिसको 0.0 केल्विन तक भी सही पढ़ा जा सकता है और मुड़ी हुई कांच की नली लगी रहती है जिसका निचला सिरा गोल होता है। इस क्वथन नली को घेरे हुए एक बाह्य गर्म वाष्प जैकेट होती है, मतलब बाहर से हम उसको वाष्प देते रहते हैं और वो एक जैकेट की तरह काम करता है। अब देखिए, अब विधि के बारे में बात करते हैं। भीतरी क्वथन नली में 5 से 7 एकड़, भीतरी क्वथन नली जो है ये वाली, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये क्वथन नली है। भीतरी क्वथन नली में 5 से 7 एकड़ शुद्ध विलायक लेकर उसमें विलायक की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। इसमें आप विलायक की वाष्प को प्रवाहित करेंगे। नली के गोल सिरे के कारण वाष्प का द्रव में सब और समान वितरण होगा। तो ये इसका सिरा गोल है, तो यहाँ पर वाष्प जो होगी चारों तरफ एक जैसी पिघले जाएगी। जब द्रव उबलने लगे तो तापमान स्थिर हो जाएगा। अब जो इसके अंदर जो द्रव है, जब ये उबलने लगेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाष्प प्रवाहित करेंगे। जब ये द्रव उबलने लगेगा तब अपने टेम्परेचर को स्थिर कर लेंगे और इस थर्मामीटर से इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। इस प्रकार अकेले विलायक का, मतलब पहले इसमें विलायक भरा हुआ है, तो अकेले विलायक का हम क्या करेंगे, इस अकेले विलायक का T0 ज्ञात कर लेंगे। अब वाष्प के प्रवाह को बंद करके द्रव को ठंडा होने देते हैं और उसके बाद एक विलय की कुछ तुली हुई मात्रा को इसके अंदर डाल देते हैं। विलय की तुली हुई मात्रा को इसके अंदर डाल देते हैं। अब डालने के बाद में वाष्प प्रवाहित करते हैं, वापस प्रवाहित करते हैं और इस विलयन का अब जो इसका क्वथनांक आएगा वो क्या होगा, T1 होगा। तो दोनों में सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, सबसे पहले T0 ज्ञात किया, उसके बाद T1 ज्ञात किया। दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा टीवी के बराबर होगा। क्वथन के अंतर से डेल्टा टीवी का मान ज्ञात हो जाएगा। क्वथन नली के विलयन का सही आयतन पढ़कर, अब ये जो क्वथन नली है इसके ऊपर अंशांकन किया हुआ है, तो इसके जो विलयन का सही आयतन हम पढ़ लेंगे, उसका घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। तो उस आयतन की सहायता से घनत्व ज्ञात कर लेंगे और इस घनत्व की सहायता से हम क्या करेंगे, विलय के W1 ग्राम को ज्ञात कर लेंगे। मतलब सबसे पहले जो शुद्ध विलायक है उसको गर्म करेंगे। शुद्ध विलायक को गर्म करने के बाद में उसका हम क्या, जो शुद्ध विलायक है उस शुद्ध विलायक का हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले क्वथनांक। उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा विलय मिलाकर उसका क्वथनांक ज्ञात करेंगे। अब इस क्वथनांक को ज्ञात करने के बाद में जो हमारे पास यहाँ अंशांकन किया हुआ है, जो उसके ऊपर मार्किंग है, उस मार्किंग की सहायता से इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे और आयतन को ज्ञात करने के बाद में इसका घनत्व ज्ञात कर लेंगे, जिसकी सहायता से हम W1 ग्राम को ज्ञात कर सकते हैं। सीमाएं क्या है, इस विधि में द्रवों को अति गर्म होने का खतरा बना रहता है और क्वथनांक पर विलयन के सही संगठन को, अब ये हो सकता है कि जो इसके अंदर द्रव भरा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाए। तो इस वजह से ये इसकी एक सीमा है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये बेकमान विधि होती है, सॉरी लैंड्सबर्गर विधि होती है, जिसके अंदर हम बेकमान टेम्परेचर का, बेकमान थर्मोमीटर का यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉट्रेल विधि। अब ये जो सीमाएं हैं इसकी, उनको ध्यान में रखते हुए एक अन्य विधि
के बारे में बात की गई, एक अन्य विधि का निर्माण किया गया जिसको हम कॉट्रेल विधि कहते हैं, और उसमें एक स्पेसिफिक उपकरण होता है जिसमें देखिए कॉट्रेल ने एक उपकरण में सुधार किया, जैसा कि 6.24 के अंदर दे रखा है, लगभग उसी तरीके का है। बैकमैन थर्मामीटर इसमें भी लगा हुआ, ये नीचे की तरफ इसको गर्म किया जाएगा यहाँ से, और इसके ऊपर टेम्परेचर देखा जाएगा, ये संघनित्र है, यहाँ से इसके अंदर आ रहा है। देखिए जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, इस विधि में वाष्पीकरण से विलायक का ह्रास नहीं होता, मतलब वाष्पीकरण से विलायक बाहर जाता ही नहीं, और संघनित होकर वापस कहां पर आ जाता है, इसी नली के अंदर आ जाता है, जिसके पार्श्व में इसके पार्श्व में एक संघनित्र लगा है। तो अगर ये विलायक बाहर जाएगा अभी, तो इसको ठंडा करके वापस इसी के अंदर भेज देगा। दूसरा, इस विधि में द्रव के अति गर्म होने का खतरा नहीं होता, क्योंकि इसमें वाष्प और द्रव को उल्टी लगी हुई की पार्श्व नलियों की सहायता से, ये उल्टी एक कीप लगा दी और इसकी पार्श्व नलियों की सहायता से अलग अलग रखा गया है फवारों के रूप में बैकमान। अब यहाँ से क्या होंगे, फवारों के रूप में बैकमान थर्मामीटर के ऊपर गिरेंगे, और जब ये बैकमान थर्मामीटर के ऊपर गिरेंगे तो कोई द्रव जो इतना अधिक गर्म नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले मतलब प्रोसेस वही है लगभग, यहाँ पर केवल हमने जो उपकरण है उसके थोड़े से डिजाइन को चेंज किया है, जिससे कि एक तो जो द्रव है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, और दूसरा जो उसका जो संगठन है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम विलायक की एक तुली हुई मात्रा W0 ग्राम को लेकर नली में उसका क्वथनांक T0 ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसमें अब इसी के अंदर ही हम क्या डाल देंगे, विलय की W1 ग्राम मात्रा डाल देंगे। अब इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कर लेंगे जिसको T1 कहते हैं, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb। मतलब सबसे पहले विलायक के लिए ज्ञात करना है, फिर हमें विलयन के लिए ज्ञात करना है, और उनके बीच का जो अंतर होता है उसको डेल्टा Tb कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हिटलर मेथड 1958 में, ये हिटलर का अर्ध सूक्ष्म है, इस वजह से इस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है, एब्लियोमीटर बोलते हैं इसको, एब्लियोमीटर को ज्ञात किया जाता है। 1958 में हिटलर ने एक अर्ध सूक्ष्म एब्लियोमीटर मतलब सेमी माइक्रो एब्लियोमीटर का विकास किया, इस प्रकार से इसको बनाया, जिसमें तापमान के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। तापमान की वृद्धि प्रतिरोध में कमी के समानुपाती होती है। इस चीज को आपने पहले भी देखा होगा कि जिस वस्तु का प्रतिरोध, यहाँ पर अगर अपने प्रतिरोध के बारे में बात करें तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे प्रतिरोध की कमी होती जाएगी। ठीक है, तो उसके कमी के समानुपाती होगी। तो डेल्टा आर किसके समानुपाती होगा, डेल्टा टीबी के। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा आर बराबर किसके होगा, ए डेल्टा टीबी के। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन ए के। ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इस प्रकार डेल्टा आर के रूप में डेल्टा टीबी का मापन किया जा सकता है। ए तो कांस्टेंट है, ए का मान विलायकों के लिए परिकलित कर दिया जाता है, अलग अलग विलायकों के लिए इसका अलग अलग मान आता है। अब देखिए ये जो एक उपकरण है, इस उपकरण 6.25 में, मतलब ये जो उपकरण आपके सामने दे रखा है 6.25, इस उपकरण में क्या किया जाता है, एक गोलीय क्वथन पात्र होता है। इस प्रकार से एक क्वथन पात्र है, बॉइलिंग ट्यूब है, जिसके अंदर हम क्वथन की क्रिया करेंगे, जिसके लंबवत एक नली लगी रहती है। इसके ऊपर एक नली लगी रहेगी ऊपर की तरफ, जो एक संघनित्र सी को घेरे रहती है। अब ये इसके चारों तरफ एक संघनित्र लगा होता है, एक कंडेंसर लगा होता है। चित्र के अनुसार एक नली पी इस क्वथन नली में सील की हुई होती है। अब इसके अंदर एक नली जो है ये पी, ये नली इसके अंदर सील कर दी, इसको फिक्स कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्वथन नली के अंदर ये नली, ये वाली जो है ये फिक्स कर दी, सील कर दी इसमें, जो कि एक संवेदनशील अवयव से जुड़ी होती है। अब इसके अंदर एक जो एक होता है अवयव, एक थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं टी जो है ये अवयव है, इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विधि, विलायक की एक तुली हुई मात्रा क्वथन नली में लेकर, विलायक की एक तुली हुई मात्रा को क्वथन नली में लेकर क्वथन बिंदु पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, विलायक की तुली हुई मात्रा क्वथन नली में ले लेते हैं और क्वथन बिंदु पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर विलय की एक तुली हुई मात्रा को लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। पहले इस प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, फिर विलय की तुली हुई मात्रा को ज्ञात करके उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। अब इन दोनों का अंतर डेल्टा आर है। पहले हमने विलायक के लिए प्रतिरोध ज्ञात किया, फिर हमने विलय के लिए प्रतिरोध ज्ञात किया और इन दोनों का अंतर डेल्टा आर है। इस प्रकार किसी भी विधि से मोलर उन्नयन ज्ञात करके अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, आणविक संहति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बस ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ विलायकों के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक के मान यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड के लिए क्वथनांक 391 केल्विन और Kb की वैल्यू होती है 2.93। तो Kb की वैल्यू सभी जगह पर हमको ज्ञात करनी है। एसीटोन के लिए 329 Kb की वैल्यू 171, बेंजीन के लिए 353 Kb की वैल्यू 2.53,
क्लोरोफॉर्म के लिए 334 में जो केबी की वैल्यू है वो है 3.63, एथेनॉल के लिए 351 केबी की वैल्यू 1.22, एथिल ईथर के लिए 307 केबी की वैल्यू 2.02 और जल के लिए 373 केबी की वैल्यू 0.513। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की केबी की वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वथनांक उन्नयन। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास में हिमांक अवनमन है उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये विधियां आती हैं, सिंपल प्रकार की 2-3 विधियां हैं जिसके द्वारा हम बात कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने लैंड्सबर्गर, हिटलर और इन सब की विधियों के बारे में बात की है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे। हिमांक अवनमन का प्रायोगिक मापन देखिए किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए भी 2 प्रकार की विधियां हैं मुख्यतः। इसके लिए 2 विधियां हैं। सबसे पहली है बैकमान विधि। बैकमान के उपकरण को चित्र 6.26 में प्रदर्शित किया गया। ये यहाँ पर एक उपकरण है बैकमान का, ये देखिए बैकमान का उपकरण है ये वाला। इसको बैकमान थर्मोमीटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि बैकमान ने ही बनाया था। भीतर की हिमांक नली है जिसमें बैकमान थर्मोमीटर है, ये हिमांक नली है जिसके अंदर ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, बैकमान थर्मोमीटर अंदर वाली, ये अंदर वाली के अंदर। ठीक है, विलोडक लगा रहता है, विलोडक उसको हिलाने का काम करता है। ये देखिए विलोडक लगा हुआ है, थर्मोमीटर और विलोडक लगा रहता है जिसमें 0.01 केल्विन तक के सही टेम्परेचर को नोट किया जा सकता है। अब इसमें एक पार्श्व नली, साइड में एक नली लगी रहती है, ये रही। ये देखिए 2 विलोडक है, एक विलोडक ये लगा हुआ, ये रहा, यहाँ पर एक विलोडक लगा हुआ, ये इसके पार्श्व नली है, ये बैकमान थर्मोमीटर है और ये भीतर की नली है। ठीक है, अब उसके बाद भीतर की नली को घेरे रखने वाली बाह्य नली। अब ये जो बाह्य नली होती है जैकेट का काम करती है, भीतरी नली को धीरे धीरे ठंडा करती है। अब कांच का जार है जिसके अंदर हिम मिश्रण अर्थात बर्फ को डालकर रखा गया और एक विलोडक लगा दिया। देखिए भीतरी नली को साफ और शुष्क करके, जो बीच वाली नली है उसको साफ और शुष्क करके सबसे पहले उसमें विलायक की मात्रा को डालेंगे। विलायक की एक तुली हुई मात्रा को डालकर चित्र की भांति उपकरण को व्यवस्थित कर देते हैं और विलोडक की सहायता से हिलाते हुए बैकमान थर्मामीटर में ताप को देखते जाते हैं। इसको हिलाएंगे और बैकमान थर्मामीटर में इस टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे। हिमांक बिंदु पर जब तापमान स्थिर हो जाएगा, एक इसका हिमांक बिंदु आएगा, वहां पर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा तो उसे नोट कर लेंगे। फिर नली को बाहर निकालकर, अब इस नली को बाहर निकालेंगे, जमाएंगे उसको, हिमांक पर वो जम जाएगा और उसके टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम नली को बाहर निकालेंगे और उसको विलायक को पिघला देंगे और पिघलाकर अब इस नली की सहायता से उसमें थोड़ा सा विलय डालकर उसको क्या उसके अंदर घोल देंगे। इस उपयुक्त विधि से इस विलयन का हिमांक बिंदु ज्ञात हो जाता है। अब वापस फिर इसी विधि से हम इसका हिमांक बिंदु ज्ञात करेंगे। दोनों तापों का सबसे पहले विलायक को ठंडा किया, जमा दिया, जमाने पर जो हमारे पास हिमांक आया है वो हमारे लिए विलायक के लिए हो गया। उसके बाद उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको पिघलाया, पिघलाने के बाद में उसमें विलय की मात्रा डाली, विलय की मात्रा डालने के बाद में वापस उसको जमा दिया। तो वापस जमाने के बाद में जो हमारे पास आया है वो क्या हो गया, विलयन के लिए। अब बार बार अलग अलग प्रकार के हम इसमें विलयन डालेंगे और उन दोनों की मात्रा को ज्ञात करके और यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब ये तो होगी पहली विधि बैकमान की। दूसरी विधि होती है राष्ट्र विधि, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इस विधि में हम एक ऐसे विलायक का चुनाव करते हैं जिसके लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान अधिक हो, मतलब काफी ज्यादा हो। उदाहरण के लिए कपूर, इसलिए इस विधि को राष्ट्र कैम्फर विधि भी कहते हैं। ज्यादातर इसी विधि में कपूर का या कैम्फर का प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्र कैम्फर विधि है। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान अधिक होने के कारण ये विलायक, अब इसका मोलल अवनमन स्थिरांक जो है उसका मान ज्यादा है, उसका मान ज्यादा होने के कारण ये अवनमन अधिक दिखाते हैं, जिससे त्रुटि की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और इसमें साधारण थर्मामीटर का प्रयोग करके भी गलनांक को ज्ञात किया जा सकता है। इस नली में कैम्फर और विलय दोनों की अलग अलग तुल्य मात्रा को लेकर उसको गर्म करते हैं। जब पिघलकर दोनों का सबसे पहले कपूर को लेते हैं और विलायक को लेते हैं। अब कपूर और विलय दोनों को लेते हैं और दोनों को गर्म करके पिघला देते हैं। पिघलाकर जब उन दोनों का एक समांगी मिश्रण बन जाता है तो उसे ठंडा कर देते हैं और बारीक पाउडर बनाकर एक केश नली के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर भरकर उसका गलनांक ज्ञात कर लेते हैं। शुद्ध कैम्फर का गलनांक भी पहले से ज्ञात होता है, तो दोनों का अंतर ही क्या होता है, हिमांक अवनमन। बिल्कुल सिंपल प्रकार की विधि है। आपके पास में एक केश नली या कैपिलरी ट्यूब होनी चाहिए। उस कैपिलरी ट्यूब में आप कैम्फर को लेंगे और जो सबसे पहले आप कैम्फर को लेंगे और विलय को लेंगे, इन दोनों को मिला के गर्म करेंगे। गर्म होके क्या हो जाएगा, इनका एक सोल्यूशन बन जाएगा, समांग मिश्रण बन जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। उसको ठंडा करके जमा लेंगे और क्वथन नली की सहायता से हम उसके हिमांक को ज्ञात कर लेंगे। अब कैम्फर का हिमांक हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं,
शुद्ध कैम्फर यहाँ क्या कर लेंगे उसका कि गलनांक ज्ञात कर लेंगे, और गलनांक ज्ञात करने के बाद में शुद्ध कैम्फर लेकर हम उसका पहले से गलनांक ज्ञात कर चुके हैं। अब इन दोनों का जो अंतर होता है वो हिमांक का अवनमन होता है। बेकमैन विधि की तुलना में यह विधि ज्यादा उत्तम है, कारण सबसे पहला यह अधिक संवेदनशील है, मतलब टेम्परेचर से और अधिक प्रभावित होगी। साधारण थर्मामीटर की प्रयोग की जा सकती है, और पदार्थ भी बहुत कम मात्रा, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत पतली होती है और उसमें पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में आता है, इस वजह से हम कम मात्रा में पदार्थ का भी यूज कर सकते हैं। इन कारणों के उपरांत भी यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि उन यौगिकों को अब क्योंकि हम यहाँ पर कैम्फर का ही प्रयोग करते हैं और बहुत कम ऐसे यौगिक हैं जो कैम्फर के अंदर घुल सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कई बार टेट्राब्रोमोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन इत्यादि का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी विधियां होंगी। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ अवनमन स्थिरांकों के मान किस किस के लिए कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जल के लिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केएफ की वैल्यू होती है 1.86, एसिटिक अम्ल के लिए 290 केएफ की वैल्यू होती है 3.9, बेंजीन के लिए 278.4 केएफ की वैल्यू होती है 5.13, नेफ्थलीन के लिए 353 केएफ की वैल्यू है 6.8, फिनॉल के लिए 316 केएफ की वैल्यू है 7.27, एथिलीन ब्रोमाइड के लिए 283 केएफ की वैल्यू है 12.5, ट्राइब्रोमोफिनॉल के लिए 368 केएफ की वैल्यू है 20.4 और कैम्फर के लिए 453 केएफ की वैल्यू है 37.70। अब हम बात करते हैं आगे असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में। असामान्य आणविक द्रव्यमान, और इसी से एक नया एक फैक्टर आता है जिसको हम बार्न हाफ फैक्टर बोलते हैं, बार्न हाफ गुणांक कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है। जब भी किसी विलय को किसी विलायक में डाला जाता है तो वहां पर दो प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति ये है कि वह विलय, जब भी किसी विलय को किसी विलायक में डाला जाता है तो वहां पर दो प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। सबसे पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि उस विलय का डिसोसिएशन हो जाए, मतलब वियोजन हो जाए, और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि उस विलय का संघनन या एसोसिएशन हो जाए। तो अणुओं का संघनन भी हो सकता है, अणुओं का वियोजन भी हो सकता है। अणु टूटेंगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और अणुओं का संघनन होगा तो अणुओं की संख्या कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी या कम होगी तो अणु संख्या गुणधर्म भी प्रभावित होंगे। मोलर द्रव्यमान एक अणु संख्या प्रकार का गुणधर्म है, या अणु संख्या एक है तो उसके कारण उसका मोलर द्रव्यमान भी प्रभावित होगा। तो उसी को हम कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य मोलर मास। ठीक है, तो देखिए यदि पदार्थ के अणु संख्या गुण पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अतः यदि विलय पदार्थ विलयन में सम्मिलित होता है, मतलब एसोसिएट होता है या वियोजित या डिसोसिएट होता है, तो उसके अणु संख्या गुणों के मान असामान्य प्राप्त होंगे। जब हम इन गुणों के आधार पर आणविक द्रव्यमान को परिकलित करेंगे तो वह मान भी असामान्य प्राप्त होंगे। दो प्रकार की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है संघनन, सबसे पहले एसोसिएशन। कई कार्बनिक विलय ऐसे होते हैं जो निर्जलीय नॉन एक्वस विलायकों में संघनित हो जाते हैं, मतलब निर्जलीय विलायकों में संघनित हो जाएंगे, अर्थात उसके दो अथवा अधिक अणु संघनित होकर एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। दो या दो से ज्यादा अणु बड़े अणु का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, विलयन में प्रभावी अणुओं की संख्या के मान में कमी हो जाएगी, जिससे उनके प्रासरण दाब, वाष्प दाब, अवनमन, हिमांक अवनमन और पतनांक उन्नयन के मान भी कम हो जाएंगे। सब कुछ कम हो जाएगा क्योंकि संघनन हो गया, कार्बनिक विलय है, जुड़कर बड़े अणु का निर्माण कर लिया, तो उसकी वजह से अणुओं की संख्या में कमी होगी, और अणुओं की संख्या में कमी होने से ये वाले जो गुण है वो भी कम हो जाएंगे। उदाहरणार्थ बेंजीन में एसिटिक अम्ल द्विगुणित अवस्था में होता है, अतः उपयुक्त में से किसी भी विधि द्वारा यदि एसिटिक अम्ल के अणुभार को ज्ञात किया जाए तो वह परिकलित मान 60 के स्थान पर 118 रहेगा। तो एसिटिक अम्ल डबल प्राप्त होगा, मतलब 60 के स्थान पर 118 120 प्राप्त होता है, तो ये डबल प्राप्त हो जाएगा। तो ये अणुसंख्या गुणधर्म इसके चेंज हो गए। नेक्स्ट देखो वियोजन। अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं, क्षार अथवा लवणों को, अकार्बनिक अम्ल हो हमारे पास, क्षार हो या लवण हो, जब उसको जल में घोला जाता है तो वियोजित हो जाते हैं, अर्थात वह टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, वो एक अकार्बनिक प्रकार का लवण है, उसको जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, वियोजित होकर दो या अधिक आवेशित कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूटता है। अतः ऐसी स्थिति में विलयन में विद्यमान कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रासरण दाब, वाष्प दाब, अवनमन, हिमांक अवनमन और पतनांक उन्नयन के मान भी ज्यादा प्राप्त होते हैं। उसके बाद है बार्न हाफ गुणांक। अब देखो इन असामान्य स्थितियों को समझाने के लिए, इन असामान्य स्थितियों को बताने के लिए बार्न हाफ ने एक गुणांक दिया जिसको I कहते हैं, जिसे बार्न हाफ गुणांक कहते हैं, और निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: प्रेक्षित प्रासरण प्रभाव बटे अपेक्षित प्रासरण प्रभाव। मतलब जो आया है वो
और जो होना चाहिए वो, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको ही वान टाफ गुणांक कहते हैं। यहाँ प्रासरण प्रभाव से तात्पर्य क्या है, कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है, किसी भी प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म होगा तो आणविक सहंति के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। सारे के सारे जो गुण होते हैं वो आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितने भी प्रकार के हमारे पास ये गुण पाए जाते हैं ये सारे के सारे आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि I बराबर यहाँ पर तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे अपेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म था, यहाँ पर I बराबर अपेक्षित आणविक सहंति बटे प्रेक्षित आणविक सहंति हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो आणविक भार होना चाहिए और जो उसका आणविक भार है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वान टाफ गुणांक की उपयोगिता यह है कि इसकी सहायता से किसी विलायक में किसी विलय की आणविक अवस्था का ज्ञान होता है। मतलब कोई विलायक है, उसमें कोई विलय है, उसकी आणविक अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। आई के मान सब किस प्रकार से है वो, आई के मान से विलय के सामान्य संगुणित अथवा वियोजित होने का ज्ञान भी हो जाता है। कैसे, अगर आई का मान 1 है तो ना तो विलय अणु जो है वो संयोजित हुए हैं और ना ही विलय अणु वियोजित हुए हैं। अगर आई का मान 1 से कम है तो स्थिति में क्या हो गया, अणुओं की संख्या में कमी होगी तो संगुणित हो गए, एसोसिएट हो गए। और अगर आई का मान 1 से ज्यादा है तो उस स्थिति में अणुओं की संख्या वियोजन हो गया, मतलब डिसोसिएशन हो गया। उसके बाद है विलय के संगुणन का अंश किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है स्पेक्टर के द्वारा, इसको हम समझते हैं। देखिए, संगुणन या संयोजन की मात्रा का मतलब होता है कुल अणुओं का वह फ्रैक्शन जो कि परस्पर संगुणित होकर बड़े अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 100 अणु थे, 100 को हमने जल में घोला और उसमें से 80 अणुओं ने मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण कर लिया, लेकिन 20 वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये अंश कितना होगा, 80 होगा। अर्थात संगुणन या वियोजन के अंश का मतलब क्या है कि कुल जितने हमारे पास अणु थे उसमें से कितने अणुओं ने खुद को संगुणित किया या कितने अणुओं ने खुद को वियोजित किया और इस प्रकार से इसका निर्माण कर लिया, ठीक है। देखिए आगे, माना, अब देखो हमारे पास में माना कि विलायक के किसी आयतन में, विलायक का कोई आयतन है उसमें विलय का 1 मोल घुला है। माना कि n सरल अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, n सरल अणु है और उनसे एक बड़ा अणु बनता है, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, An, Na से क्या बन जाएगा, An मतलब Na है वो बड़ा बना दिया उन्होंने। माना कि संगुणन की मात्रा x है, अतः असंगुणित मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, संगुणन की मात्रा x है तो 1 में से माइनस x को कर देंगे और संगुणित मूलों की संख्या x बटा n आ जाएगी। प्रभावी मूलों की संख्या कुल कितनी है, इन दोनों का योग 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा n। वान टाफ गुणांक क्या कहता है, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है। तो उपयुक्त समीकरण की सहायता से वान टाफ गुणांक I का परिकलन किया जा सकता है। तो और निम्न समीकरण की सहायता से n ज्ञात हो, n अगर ज्ञात हो तो उसको अपने रख सकते हैं। I बराबर कणों की प्रभावी संख्या बटा कणों की अपेक्षित संख्या, तो I बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन n अपॉन 1, अर्थात I बराबर n माइनस एन एक्स प्लस एक्स अपॉन n। या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, n माइनस एक्स उठा के उधर लेके जाओ बराबर n माइनस एन आई, अथवा x n माइनस 1 बराबर n 1 माइनस आई। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, x n माइनस 1, तो x n माइनस 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, x बराबर n 1 माइनस आई, x बराबर n 1 माइनस आई और अपॉन n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 है और ये n 1 माइनस आई है। आई यहाँ पर वान टाफ गुणांक होता है, x यहाँ पर उसकी मात्रा है, तो उसकी सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए। बेंजीन में एसिटिक अम्ल संगुणित होता है, बेंजीन में एसिटिक अम्ल जुड़ता है, संगुणित होता है और एक युग्म अणु डबल मॉलिक्यूल बनाता है। बेंजीन के 100 ग्राम में यदि 1.65 ग्राम एसिटिक अम्ल हो तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो जाती है, 0.36 डिग्री की। वान टाफ गुणांक को परिकलित करो और बेंजीन में एसिटिक अम्ल के संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। बेंजीन के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 2.57 है। तो सबसे पहले परिकलित आणविक सहंति कितनी है, 60 ग्राम, मतलब जो आनी चाहिए वो 60 ग्राम है। प्रेक्षित आणविक सहंति का मान m1 = kBw1 अपॉन W0 डेल्टा TB × 1000। तो kb की वैल्यू दे रखी है, W0 की वैल्यू, W1 की वैल्यू दे रखी है 1000 ग्राम दे रखा है, W0 100 ग्राम दे रखा है, डेल्टा TB 0.36 है। तो ये आ गया 117.79। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, वान टाफ गुणांक, तो वो क्या होता है, परिकलित आणविक सहंति बटा प्रेक्षित आणविक सहंति। तो हमेशा ध्यान रखना है, वैसे बाकी सभी के लिए उल्टा होता है, आणविक द्रव्यमान के लिए उल्टा होता है और बाकी सभी के लिए उल्टा होता है। तो ये परिकलित आणविक सहंति बटा प्रेक्षित आणविक सहंति, परिकलित का मान क्या 117, परिकलित तो जो हमने ज्ञात किया
वो कितना था, वो था 60 ग्राम, मतलब ये तो प्रैक्टिकल से पता चला हमको। और वास्तविकता में यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 117.79, मतलब लगभग 118। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.509। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये संघनन वगैरह हो गया किस तरीके से है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो बेंजीन में एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा भी किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं उसको देखते हैं। क्योंकि एसिटिक अम्ल के अणु द्विगुणित हो रहे हैं, मतलब ये द्विगुणन हो रहा है, तो 2CH3 सीडोलाइट से CH3 सीडोलाइट की पाइस बन गया। प्रारंभिक अवस्था में संघनन 1 0, कुछ समय पश्चात समय अवस्था 1 - x x/2, x यहाँ पर संघनन की मात्रा है, अतः प्रभावी मोलों की संख्या क्या हो जाएगी 1 - x + x/2, 2 - 2x + x/2 बराबर 2 - x/2। आई बराबर प्रभावी मोलों की कुल संख्या बटा अपेक्षित मोलों की संख्या। तो प्रभावी मोलों की कुल संख्या ये है, अपेक्षित मोलों की संख्या 1 होती है। तो आई का मान हमने ज्ञात कर लिया 0.509 बराबर क्या होगा 2 - x/2/1। 2 - x को उस तरफ ले जाओ, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 2 - x बराबर 2 × 0.509 माइनस x बराबर 1.018 - 2, तो x बराबर 0.982, अर्थात बेंजीन में एसिटिक अम्ल का संघनन कितना हो गया 98.2%। ठीक है, इस तरीके से अपने संघनन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने संघनन को ज्ञात किया, तो इसकी सहायता से हम वियोजन को भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जब हम संघनन को ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी सहायता से हम वियोजन को भी ज्ञात कर सकते हैं कि वियोजन किस प्रकार से होगा। अब देखो वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अणुओं के कुल भाग में से कितना भाग वियोजित होकर सरलतम अणुओं में टूटता है। अणुओं की कुल मात्रा में से कितना भाग वियोजित होकर सरलतम अणुओं या आयनों में परिवर्तित होता है, उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए KCl का जलीय विलयन लिया, KCl K+ और Cl- में टूटता है। KCl यहाँ पर 1 है, K+ का 0 Cl-, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अभिक्रिया नहीं हो रही, तो ये ऐसे रहेगा। समय अवस्था में अल्फा यहाँ पर वियोजन का अंश है, मान लीजिए अल्फा यहाँ पर वियोजन का अंश है, तो समय अवस्था में 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, मतलब कुल प्रभावी कणों की संख्या 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो अब यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + अल्फा आ जाएगा। आई बराबर क्या है, प्रभावी मोलों की कुल संख्या बटे अपेक्षित मोलों की कुल संख्या। प्रभावी मोलों की कुल संख्या 1 + अल्फा है और अपेक्षित मोलों की संख्या 1 है। अतः यदि आई ज्ञात हो, इसकी सहायता से हम आई को ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आई ज्ञात होता है अल्फा को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात होगा, एग्जाम्पल इसका करते हैं। KCl का 0.5% जलीय विलयन 0.24 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, मतलब हिमांक का अवनमन दे रखा है, हिमांक दे रखा उसका -0.24 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। वांट हाफ गुणांक का मान ज्ञात करना है और इस सांद्रता पर पोटेशियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है कि 0.5% में कितना इसका वियोजन होगा। KF की वैल्यू जल के लिए आपको दे रखी है 1.86। तो सबसे पहले KCl का सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना होता है, KCl का सामान्य मोलर द्रव्यमान में जो K है उसका 39 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो इसका जो परिकलित आएगा वो आएगा 74.5। प्रेक्षित ये कौन सा हो जाएगा, प्रेक्षित ये इतना होता है प्रेक्षित। परिकलित कैसे, परिकलित जो हमने निकाला है, प्रेक्षित का मतलब जो ऑलरेडी होता है। तो परिकलित के अंदर क्या आ जाएगा, m1 बराबर KF × W1/W0 × डेल्टा TB × 1000। कल हमने इस चीज को के बारे में पहले बात की है। तो KF की वैल्यू 1.86 है, W1 की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि 100% में 0.5% है, तो इसका मतलब 0.5 ग्राम बोला हुआ है, × 1000/100 × 0.24। डेल्टा TB की वैल्यू आपको 0.24 दे रखी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 की वैल्यू 38.75, ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद में देखो वांट हाफ गुणांक हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसको देखो। अब देखिए वांट हाफ गुणांक I बराबर अपेक्षित मोलर सहंती, वांट हाफ गुणांक I बराबर अपेक्षित मोलर सहंती बटा प्रेक्षित, ये उल्टा होता है मोलर सहंती में हमेशा। अपेक्षित तो ये है जो हमने ज्ञात की, और प्रेक्षित क्या है, ये है जो होती है। तो अब ये अपेक्षित तो ये है, मतलब ये आनी चाहिए थी, हमने कौन सी ज्ञात की, ये वाली, तो 1.92 इसका माना गया। माना कि KCl के वियोजन की मात्रा x है और KCl क्या टूटता है, स्टार्टिंग में तो K+ में 0 और Cl- भी 0 है। यहाँ पर 1 - x, ये x और x प्रभावी मोलों की संख्या 1 + x आ जाएगी। तो 1/92 बराबर क्या हो जाएगा 1 + x/1,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 92 - 1 बराबर 0.92 अर्थात 92% वियोजित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके वियोजन की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन भी है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन -0.302 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। सोडियम क्लोराइड के लिए वांट हाफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा का परिकलन कीजिए। सोडियम क्लोराइड के लिए वांट हाफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा का परिकलन कीजिए। जल के लिए KF का मान 1.86 है, सोडियम के लिए 23 होता है और Cl के लिए 35.5 उसका द्रव्यमान होता है। तो NaCl के लिए परिकलित कितना आएगा, ये प्रेक्षित इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। KF की वैल्यू हमको दे रखी है 1.86, W1 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.5 ग्राम। W देखो यहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तरीके से दिया गया है कि यहाँ पर एक W1 की वैल्यू है और एक W0 की वैल्यू है। तो ये W0 की वैल्यू है, W1 की W0 की। W1 बराबर 0.5 ग्राम, W0 बराबर 100 ग्राम, डेल्टा TB बराबर 0.302, माइनस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। तो 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000/100 इंटू 0.302 बराबर 30.79। तो I बराबर mc/m0। तो ये तो हमको ज्ञात हुआ है और ये वास्तव में होना चाहिए 58.5/30.79 बराबर 1.9। अब NaCl के आयनन की मात्रा वही तरीका है, NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में 1 - x, यहाँ पर x कुल मोलों की संख्या 1 - x प्लस x, तो 1 + x, तो I = 1 + x 1 = 1.9, तो इसको 1.9 में से माइनस कर दो। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 मोल। तो इसका मतलब आयनन की मात्रा कितनी होती है 90%। तो आज हमने जो बात की है वो एक बार वापस हम देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। सबसे पहले हमने बात की क्वथनांक के उन्नयन को ज्ञात करने की विधियों के बारे में। क्वथनांक के उन्नयन को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, एक होता है लैंड्सबर्गर, एक होता है कॉट्रेल, एक होता है लैंड्सबर्गर, एक कॉट्रेल जो कि एक दूसरे के परिवर्तित हुए रूप है, और एक होता है हिटलर में प्रतिरोध के आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हमने बात की हिमांक अवनमन को ज्ञात करने की। हिमांक अवनमन में 2 विधियों का प्रयोग किया गया, एक बैकमान विधि, एक राष्ट्र विधि। राष्ट्र विधि थोड़ी सी ज़्यादा सही होती है क्योंकि उसमें सामान्य प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग भी किया जाता है, और राष्ट्र विधि का दूसरा नाम राष्ट्र कैम्पर विधि है। उसके बाद हमने बात की असामान्य प्रकार के आणविक द्रव्यमान में, अर्थात जब भी किसी विलायक में विलय को घोला जाता है तो 2 में से कोई एक परिस्थिति हो सकती है, या ये हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो। या तो उसका संघनन होगा तो कणों की संख्या के मान में कमी आ जाएगी, जहां उसका वियोजन होगा तो कणों की संख्या के मान में वृद्धि हो जाएगी, तो उस प्रकार से उसके अणुसंख्या गुण भी प्रभावित होंगे। तो उसके आधार पर हमने वांटाफ गुणांक के बारे में बात की। आई जो वांटाफ गुणांक होता है प्रेक्षित प्रसारण प्रभाव या प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे अपेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, उसके आधार पर हमने सबसे पहले संगुणन के अंश के बारे में बात की, जिसका फॉर्मूला ये है I = n-1 + x/n। इसकी सहायता से हम इसके वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद हमने संगुणन की मात्रा के बारे में बात की, तो संगुणन होता है I = 1 + α/1। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस भी इसके हमने कर लिए, जिसकी सहायता से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमने सॉल्यूशन की यूनिट को कंप्लीट किया। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम या तो फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन सभी को देखते रहें, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।